अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today we will discuss chapter number 18 of chemistry of a class 9th, and the name of this chapter is chemical industries. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have, please collect it quickly. Now open your books. So first we have to discuss the contents of this chapter, that what are the contents we will study in this chapter. The first content of this chapter is the introduction of chemical industries, and mainly the first topic of this chapter is preparation of sodium hydroxide, which is known as NaOH. The second content of topic is preparation of sodium carbonate and sodium bicarbonate, and then we will discuss the industrial preparation of soaps, plastic, paints, varnishes, polishes and inks, and after that we will discuss the food preservation and its methods. So let's start our first topic, the introduction of chemical industry. That what is chemical industry, or what are chemical industries? The industry where chemical compounds are produced, यानी chemical industries वो जगह होती है जहाँ पे केमिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं या वहाँ पे वो केमिकल्स बनाए जाते हैं, वो जगह हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, जिनको हम कीमियाई सनतें भी कहते हैं। यहाँ पर कोई भी किस्म का केमिकल तैयार किया जाता है ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत बड़े लार्ज स्केल पे कोई केमिकल तैयार किया जाए, हाँ बस वो जगह केमिकल इंडस्ट्री कहलाती है। एडवांटेजेस ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज, आइए हम इसके थोड़े एडवांटेजेस पढ़ते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। देयर आर मैनी यूजफुल केमिकल्स एंड इट्स प्रोडक्ट विच वी कंज्यूम इन आवर डेली लाइफ। इसमें इन इंडस्ट्रीज में बनने वाले कई ऐसे केमिकल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दीज प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये इन इंडस्ट्रीज में बहुत ही लार्ज स्केल पे तैयार किए जाते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर मेड अप ऑफ वेरी चीप रॉ मटेरियल आफ्टर प्रोसेसिंग विच आर प्रेजेंट इन आवर कंट्रीज़। ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये सब एक जो हैं वो हम चीप रॉ मटेरियल से प्रोसेस करने के बाद हासिल किए जाते हैं, जो कि हमारे कंट्रीज़ के अंदर आम तौर पे मिल जाते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज प्ले 75% रोल इन द वर्ल्ड इंडस्ट्री। ये वो वाहिद सेक्टर है इंडस्ट्रीज़ का जिसमें केमिकल इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया की सनतों में मोर देन 70% जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। यानी कि अगर एक जगह 100 या 100 सनतें लगी हुई हैं तो उसमें मोर देन 70 से ज़्यादा सनतें जो हैं वो आपको केमिकल से रिलेटेड ही मिलेंगी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ये वो सनतें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। इसकी क्या वजह है, ये हम जैसे जैसे इंशाल्लाह अपना टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको वहाँ पे ये चीज़ पॉइंट लाजमी हाईलाइट करता जाऊँगा कि क्यों केमिकल इंडस्ट्रीज़ नहायत ही प्रॉफिट में रहती हैं। दिस इंडस्ट्री ऑल्सो प्रोवाइड बेस्ट सैलरीज टू देयर एम्प्लॉयज़। जब ज़्यादा प्रॉफिट में रहती हैं तो उनको ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और फिर उसी हिसाब से जब उनको सैलरीज देती हैं तो वहाँ का एम्प्लॉय सेक्टर भी बिल्कुल सही और खुश रहता है। अब हम बात करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स एंड इट्स प्रोडक्ट, कुछ ऐसे ख़ास केमिकल और उनसे बनाए गए प्रोडक्ट्स की। ये वो हमारे पास बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास सोप, पेंट, इंक, डिटर्जेंट पाउडर्स और प्लास्टिक से बनी हुई कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन आज तक हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं करी कि किस तरह बनने के, किस प्रोसेस से गुजरने के बाद हम तक पहुंचते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सोडा इंडस्ट्रीज़ के। सोडा इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? इंडस्ट्रीज़ विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स और कंपाउंड्स मेनली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सोडियम। ऐसी सनतें जो कि सोडियम और या उनसे बने हुए प्रोडक्ट से मुंसलिक होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं, वो सोडा इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। यानी कि उनके अंदर जो मेन एलिमेंट होता है वो सोडियम होता है। दिस कंपाउंड इंक्लूड, इसमें जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें पहला कंपाउंड जो है हमारे पास वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम NaOH का नाम देते हैं, जो कि कॉस्टिक सोडा के नाम से भी मशहूर है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नेम है सोडियम कार्बोनेट, जिसका सेकंड नेम है Na2CO3, जो कि जिसका सेकंड नाम वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश है। थर्ड नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम NaHCO3 के नाम से जानते हैं, जो कि बेकिंग सोडा के नाम से भी मशहूर है। दिस प्रोडक्ट कंज्यूम इन आवर डेली लाइफ एंड वेरी असेंशियल फॉर अस। जितने केमिकल्स हैं ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। प्रिपरेशन ऑफ NaOH। अब हम चलते हैं NaOH की तैयारी, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी की तरफ। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद ड्यू टू इट्स इम्पॉर्टेंट इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल इन इंडस्ट्रीज़। क्योंकि ये बहुत ही अहम है तो इसलिए ये सनतों में बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। इन इंडस्ट्रीज प्रिपरेशन ऑफ NaOH इज़ डन बाय 2 रिनोड मेथड। सनतों के अंदर इसको 2 मशहूर बहुत अहम मेथड या तरीक़ों से तैयार किया जाता है। पहला है इसमें मरकरी कैथोड प्रोसेस, जिसको आप केल्नर सेल के नाम से जानते हैं। एक बार फिर सुनिए, मरकरी कैथोड प्रोसेस का जो दूसरा नाम है वो है केल्नर सेल। उसके और जो इसका दूसरा नाम है और जो हमारे पास सेकेंड जो है प्रोसेस, उसका जो नाम है वो है नेल्सन सेल। ये NaOH का स्ट्रक्चर है जो कि हम सबको पता होना चाहिए। अब हम अपने अहम मेथड की तरफ आ गए हैं, जिसका नाम केल्नर सेल है। आइए देखते हैं कि इस सेल में किस तरह का प्रोसेस होता है और किस तरह हमें NaOH हासिल होता है। इन द सेल एनोड इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ टाइटेनियम प्लेट्स एंड कैथोड इज द स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग मरकरी। इस सेल के अंदर जो है वो एनोड की कुछ टाइटेनियम की प्लेट्स लगी होती हैं जो एज ए एनोड काम कर रही होती हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड कैथोड इज द स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग मरकरी, और जो कैथोड होता है वो एक फ्लोइंग मरकरी में होता है, या इसको हम इस तरह बोल सकते हैं कि फ्लोइंग मरकरी जो है वो एज ए कैथोड काम कर रहा होता है। हम सबको पता है कि मरकरी एक लिक्विड मेटल है, इसलिए वो वहाँ पे फ्लो कर रहा था या बह रहा था, तो वो एज ए कैथोड काम करता है। उसके ऊपर नेगेटिव उसको करंट दिया जा रहा होता है। वैन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू NaCl सोल्यूशन, सोडियम मेटल इज डिस्चार्ज एट कैथोड। जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो NaCl अपने आइंस में टूटता है और सोडियम जो है वो कैथोड की तरफ चला जाता है, जबकि क्लोरीन गैस जो है वो एनोड की तरफ चली जाती है। ये प्रोसेस हमने इक्वेशन में आपको समझाया हुआ कि कैसे सॉल्ट जो है वो आयनाइजेशन के बाद सोडियम और क्लोरीन में टूटा, अपने अपने आइंस में टूटा, और रिएक्शन एट एनोड। अब एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ? क्लोरीन गैस डिपॉजिटेड एट एनोड। जब क्लोरीन गैस एनोड पर गई तो उसने वहाँ जाकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करा, अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटाया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 मोल, यानी कि 2 क्लोरीन थे, उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज़ करा और वो दोनों न्यूट्रल होकर गैस की शक्ल में वहाँ से एवापोरेट या वहाँ से रिलीज़ हो गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ। सोडियम आयन आर इजीली डिस्चार्ज ओवर मरकरी। यहाँ पे ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने रिलीज़ किए थे वो इस सोडियम ने हासिल करे, अपने ऊपर से ये जो पॉजिटिव आयन का चार्ज था ये इसको हटाया और ये दोनों सोडियम जो हैं वो न्यूट्रल हो गए। अब क्योंकि वो एक लिक्विड से की साइड पे अट्रैक्ट होते और वो लिक्विड क्या था जी, बिल्कुल फ्लोइंग मरकरी था, तो वो उसमें ऐड हुआ। क्योंकि दोनों मेटल हैं इसलिए दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। जब ये दोनों आपस में एक मिक्सचर के तौर पे बने तो इंडस्ट्री में इन दोनों के मिक्सचर को अमेलगम का नाम दिया जाता है, अमेलगम का। अब अमेलगम को मज़ीद एक दूसरे चेंबर में पहुंचाया जाता है जिसका नाम डेन्यूडर है, जो कि एक कार्बन ग्रेफाइट बॉक्स का बना हुआ होता है। और जब उसको इसमें से पास किया जाता है तो
उसमें स्टीम वाटर से इस अमेलगम को ट्रीट किया जाता है। उस स्टीम वाटर की वजह से इसमें से 2 OH नेगेटिव आयन निकल के सोडियम से रिएक्ट करते हैं और आपस में NaOH बना लेते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं अपने 2 मोल्स के साथ। और फिर जो उसमें से हाइड्रोजन बचते हैं वो गैस के रूप में वहाँ से रिलीज हो जाती है और अमेलगम आपको वापसी उसी फॉर्म में मिल जाता है जिस तरह आपने इसको यूज़ किया था। आइए इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह पॉसिबल हुआ। ये पूरा सेल है, कैस्टर सेल कहलाता है। इसके अंदर से आपने NaCl सोल्यूशन उसी तरह आपने ऐड करा। जैसे ही इसमें से करंट पास हुआ, सेम वही चीज़ हुई कि यहाँ इस तरफ गया क्लोरीन, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को किया रिलीज़ और यहाँ से वो गैस की फॉर्म में हो गया रिलीज़। वो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने हासिल करे और मरकरी के साथ अटैच होकर आगे बढ़ गया, जिसको हमने अमेलगम का नाम दिया। और यहाँ से वो सारा सोडियम क्लोराइड बाहर आ गया जो जिसमें अब सोडियम और क्लोरीन शामिल नहीं था, यूज्ड हुआ आ गया। फिर ये अमेलगम जो है वो एक पाइप के थ्रू होता हुआ एक बॉक्स, एक चेम्बर में, जिसको हमने डेनोडर का नाम दिया था। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक ग्रेफाइट बॉक्स का बना हुआ है। उसी तरह अपने यहाँ से इसको स्टीम दी, तो स्टीम देने के बाद उसने उसी तरह रिएक्शन किया जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो उसमें से इस वाटर के 2 OH या बहुत सारे आयन ने निकल के सोडियम के साथ रिएक्ट किया और यहाँ पे लिक्विड स्टेट में NaOH का सोल्यूशन तैयार कर लिया, जो कि आपको यहाँ से मिल गया। बाद में हम इस सोल्यूशन को एवोपरेट करवा कर इसमें से सॉलिड NaOH हासिल कर लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी मिल रही थी। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो हमने यहाँ से गैस है अपवर्ड जाती है और वो गैस यहाँ से हुई रिलीज़, और आपको यहाँ से प्योर जो है मरकरी वापसी मिल गया, जिसको हमने एक पंप के थ्रू से करके वापसी उसी जगह पे पहुंचा दिया ताकि ये प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू किया जा सके। आई होप आपको कैस्टर कर्नल सेल समझ में आया होगा कि किस प्रोसेस के तहत इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करते हैं। अच्छा, अब इस प्रोसेस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि हर चीज़ के होते हैं। हम अगर इसके एडवांटेजेस को करें डिस्कस, तो NaOH ऑब्टेन्ड इज हाईली प्योर। जो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल किया जाता है वो ऑलमोस्ट 99% प्योर होता है। ये प्रोसेस नहायत ही एफिशिएंट है और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि NaOH और क्लोरीन जो है अलग अलग चेम्बर में मिलते हैं, तो इनका वापसी रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेना बिल्कुल नामुमकिन है। जैसा कि हमने कहा था, क्लोरीन बिल्कुल एक अलग हिस्से से रिलीज़ होती है, ये रही, और यहाँ से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। तो कोई चांस ही नहीं है कि वापसी रिएक्ट करके ये NaCl दोबारा बना लें। तो ये नहायत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करता है और ये इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी रिलीज़ करता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हम लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए सही नहीं है। और वो वेपर्स किस चीज़ के होते हैं, मरकरी के। जब उसको उस पाइप के थ्रू जाकर उस डेनोडर में स्टीम के ज़रिए हीट किया जाता है। तो अगर हम इसका आउटकम लें तो इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस जो हैं वो उस पर हम अगर कंट्रोल कर लें तो ये कैस्टर कैलनर सेल जो है नहायत ही कामयाब है। लेकिन ये अभी भी फ़िलहाल कामयाब है क्योंकि इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस काफ़ी कम हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ NaOH का सेकंड पार्ट, वो है नेल्सन सेल। नेल्सन सेल कंसिस्ट ऑफ परफोरेटेड स्टील ट्यूब लिंक्ड इनसाइड विद एस्बेस्टॉस। ये वर्ड जो है एस्बेस्टॉस, ये एक नहायत ही काम का केमिकल है। ये वो कंपाउंड है जो कि हीट रेजिस्टेंट है और ये कंपाउंड की ख़ास बात ये कि ये सल्फ़र बेस होता है और ये अपने अंदर से सिर्फ कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स और गैसेस को ही पास होने देता है। तो नेल्सन सेल का सबसे अहम पार्ट ये है कि हमने इस केमिकल को स्टील की ट्यूब से कर दिया है अटैच। अब आगे क्या होता है वो ज़रा देखते हैं। इट इज़ सस्पेंडेड इन अ स्टील टैंक। इसको एक स्टील टैंक में रखा जाता है। अ ग्रेफाइट रॉड डिप्ड इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन सर्व्स एज एनोड। उसी तरह यहाँ पे NaCl का सोल्यूशन मौजूद है। जैसा कि पिछले
मेथड में था, लेकिन इसके अंदर जो यहाँ पे अब एनोड है वो यहाँ पर एक ग्रेफाइट यानी कि कार्बन की एक रॉड मौजूद है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड एंड लेट आउट थ्रू द आउटलेट। सेम प्रोसेस वही हो रहा है कि इसमें से करंट पास हो और क्लोरीन जो है वो अपने पोर्ट की तरफ चला गया। फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम आयंस पेनिट्रेट थ्रू एस्बेस्टॉस एंड रीच द कैथोड वेयर हाइड्रोजन एंड OH ions are formed by the reduction of water। सोडियम एस्बेस्टॉस से गुजरने के बाद वहाँ पहुँचता है जहाँ पे OH और OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन मौजूद रहते हैं। सोडियम आयंस कंबाइन विद OH नेगेटिव आयन टू फॉर्म NaOH which is collected in the outer tank while hydrogen is drawn off through the outlet। जैसे ही सोडियम और OH आपस में उस जगह एस्बेस्टॉस से पास होने के बाद आपस में मिलते हैं तो ये NaOH बना लेते हैं और वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है गैस की फॉर्म में। द स्टीम ब्लोन ड्यूरिंग द प्रोसेस कीप द इलेक्ट्रोलाइट वार्म एंड हेल्प्स टू कीप परफोरेशन क्लियर, यानी कि उसको मज़ीद इस प्रोसेस में हीट दी जाती है ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस चलता रहे। अब हम देखते हैं कि वही सेम रिएक्शन जो कि पिछले में कैथोड और एनोड पर था वही सेम यहाँ हो रहा है कि यहाँ पे वाटर जो है वो अपने आयंस में टूट रहा है कैथोड पे और NaOH भी अपने आयंस में टूट कर इससे मिल रहा है और यहाँ पर क्लोरीन उसी तरह अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है। अब हम इस प्रोसेस के थ्रू समझते हैं कि नेल्सन सेल काम कैसे करता है। सबसे अहम चीज़ ये है वो NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन ब्राइन, इसमें पानी और नमक का सोल्यूशन। अच्छा, इसमें एक पाइप भी जिसमें ये पाइप जो है ये NaCl और उस ब्राइन को इसके अंदर डालने में हेल्प करता है। ये वो स्टील का पूरा मौजूद जो एज अ कैथोड का जो एज अ एनोड काम कर रहा है और ये जो कार्बन है ये जो ग्रेफाइट रॉड है ये जो है एज अ एनोड काम करे। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि जैसे इसमें से करंट पास होता है क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी तरफ नेगेटिव क्लोरीन जाता है और जैसे वो नेगेटिव क्लोरीन जाता है तो वो यहाँ से क्लोरीन गैस की फॉर्म में आउट हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। उसके बाद इस पूरा सेल क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो इसकी तरफ सोडियम बढ़ता है और OH नेगेटिव आयन बढ़ता है। अच्छा, इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी बढ़ता है लेकिन वो यहाँ से स्पोरस से निकलने के बाद यहाँ से गैस की फॉर्म में आउट हो जाता है। अब यहाँ इस पोरस में पहुँचते हैं सिर्फ सोडियम और OH नेगेटिव आयन। जैसे ही वो इस पोरस में पहुँचते हैं तो वो NaOH बना लेते हैं। इस NaOH को मज़ीद हेल्प करती है ये स्टीम। जब ये स्टीम यहाँ से इनको लगती है तो ये दो काम करती है। एक तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को कंटिन्यू रखती है ताकि मैक्सिमम सोडियम उस सोल्यूशन से हासिल किया जा सके और साथ साथ उसको इतना मॉइस्चर देती है कि वो उसमें से पास आउट होकर लिक्विड फॉर्म में हमें NaOH नीचे मिल सके। तो हम इस प्रोसेस के बाद हमें NaOH यहाँ पे मिल जाता है और उसमें से क्लोरीन गैस भी रिलीज हो जाती है और हाइड्रोजन गैस भी इसमें से सेपरेट हो जाती है। आई होप बच्चों आपको ये नेल्सन सेल भी समझ में आया होगा। अब हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि एसिड के साथ इसका क्या रिएक्शन होता है। जब भी किसी भी एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का इसका रिएक्शन करवाया गया तो इसने सोडियम सल्फेट और बनाया वाटर। फिर इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाया गया तो इसने बनाया NaCl सॉल्ट और वाटर। फिर NaOH का रिएक्शन HNO3 मतलब निट्रिक एसिड से करवाया गया तो इसने बनाया सोडियम नाइट्रेट और वाटर। ये हम केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ते हैं बच्चों ताकि हमें ये मालूम लगे कि मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ ये एक ख़ास केमिकल क्या क्या चीज़ें बना सकता है। फिर हमने इसका एक रिएक्शन करवाया अमोनियम सॉल्ट से यानी कि NH4Cl से, जिसको हम अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। जब इसका रिएक्शन हमने NaOH के साथ करवाया तो हमें यहाँ पे सॉल्ट मिला, अमोनिया गैस मिली और वाटर मिला। फिर हमने इसका रिएक्शन करवाया NaOH यानी कि का रिएक्शन करवाया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमें यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट मिला और मिला वाटर। उसके बाद हमने इसका रिएक्शन करवाया क्लोरीन गैस के साथ तो हमें सोडियम क्लोरेट मिला
फिर हमें इसमें सॉल्ट मिला और वाटर भी मिला। फिर हमने इसका रिएक्शन करवाया मेटल्स के साथ। तो जब हमने इसके एक ख़ास मतलब जिंक के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो इसने हमें Na2ZnOH मिला, जिसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं। सोडियम जिंकेट के नाम से ये एक केमिकल रिकग्नाइज्ड है। उसके बाद हमने इसका रिएक्शन Al और वाटर रिएक्टेंट के साथ करवाया, यानी कि एल्युमिनियम के साथ करवाया, तो इसने सोडियम एल्यूमिनेट के 2 मोल्स प्रोवाइड करे और साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी मिली। तो बच्चों ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी कि किस तरह ये मुख्तलिफ कंपाउंड के साथ मिलके डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब हम बच्चों इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं कि इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कॉस्टिक सोडा NaOH की। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड इसकी शेप होती है, मतलब जिस तरह आप पिक्चर्स में देख भी सकते हैं कि ये बिल्कुल वाइट कलर का एक सॉलिड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है, जो कि 318 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 318 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है। इसकी जो डेंसिटी है वो 2.13 ग्राम्स पर ml यानी कि मिलीलीटर है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, लिबरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब इसको आप वाटर में ऐड करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करता है। यूजेस ऑफ NaOH का इस्तेमाल, ये चीज़ आपको बताएगा कि ये क्यों इंडस्ट्री लेवल पर इतना इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री रिफाइनिंग, यानी कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है ये उसके अंदर इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, यानी कि जो साबुन बनने का जो प्रोसेस है ये उसमें इस्तेमाल होता है। यूज इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज, यानी कि जो हमारी कपड़ों की और टेक्सटाइल की मिल होती है उसमें भी इस्तेमाल होता है, और पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है। यूज इन ब्लीच एंड डाइंग, ब्लीचिंग और डाइंग के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। वाटर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और हत्ता के मेटल प्रोसेसिंग के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उसके कई और बेशुमार काम हैं NaOH के, तो हम इन 2 प्रोसेस के ज़रिए इसको हासिल करते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें हमने 2 अहम टॉपिक को किया डिस्कस, इसके क्या किस तरह ये इंडस्ट्रियल लेवल पर ये नहायत ही अहम और इम्पॉर्टेंट है। इन दी एंड dear students, I hope that everything I have taught in this lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Allah Hafiz. Assalamu alaikum warahmatullah.